नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्लियामेंट में चल रहे मॉनसून सेशन में कैग अपनी रिपोर्ट्स को पेश कर रहा है। आज दोपहर में हमने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें हमने बताया था कैग ने रफाल की जो डील हुई है उसको लेके कुछ डिफेंस इरेगुलरिटीज को पेश किया है। यहाँ पर सिमिलरली कैग ने एक और रिपोर्ट को पेश किया है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। एंड कैग ने रेलवेज को ओपनली क्रिटिसाइज किया है कि आपने यहाँ पर अपनी ऑपरेटिंग रेशियो को बेहतर दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया। व्हाट डज कैग मीन व्हेन इट इज सेइंग कि आपने विंडो ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया? क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो, क्या क्या कमियां यहाँ पे कैग ने बेसिकली शोकेस की हैं विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग ऑफ द रेलवेज, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने आने वाले प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है दैट गोज बाय द नेम ऑफ 1000 MCQs पॉलिटी। सो यदि आप आने वाले प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं जो कि 4 अक्टूबर को है, या फिर किसी और स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स आपकी स्टैटिक नॉलेज को टेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। ऑल्सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, जो कि टाइम आपको किताब पढ़ने में लगता है उससे कम टाइम में आप इस कोर्स को यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। सो जल्दी से ऐप पे जाइए, इस कोर्स को बाय कीजिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज द न्यूज कवरेज बाय बिजनेस स्टैंडर्ड, जिसमें हमने इस चीज को कवर किया है। रेलवेज डिड विंडो ड्रेसिंग टू शो बेटर ऑपरेटिंग रेशियो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 CAG। चलिए डिटेल में बात करते हैं एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या पाया गया था। सबसे पहले CAG ने क्रिटिसाइज किया है विंडो ड्रेसिंग के लिए, यानी कि आपने यहाँ पर जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उसको शो नहीं किया। विंडो ड्रेसिंग फॉर एग्जांपल, जब आप एक मॉल में जाते हैं या फिर आप किसी शॉपिंग एरिया में जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर विंडोज़ को बहुत सजा के दिखाया जाता है। वही फ्रेज का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है CAG के द्वारा कि आपने यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग की है सो दैट आप अपने वर्किंग एक्सपेंसेस को और अपनी ऑपरेटिंग रेशियो को एक बेहतर ढंग से पेश कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है। ये एक टेक्निकल टर्म है और ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली ये दिखाती है कि इंडियन रेलवेज कितना पैसा स्पेंड करती है इन ऑर्डर टू अर्न 1 रुपी। इसीलिए इसको रेशियो कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि आपकी ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, इसका मतलब है कि 100 पैसा कमाने के लिए इंडियन रेलवेज को 90 पैसा का खर्च करना पड़ा, यानी कि 90% का आपका ऑपरेटिंग रेशियो आया। आपको फायदा कितना हुआ? 10 पैसे का हुआ। ऑब्वियसली जितना ये फिगर कम होगा ऑपरेटिंग रेशियो का, उतना ही बेहतर माना जाता है। अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो 85 है, इसका मतलब आपने 85 पैसे स्पेंड करके 1 रुपी अर्न किया। अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो 110 है, इसका मतलब आपने 110 पैसा स्पेंड करके 1 रुपया अर्न किया। सो द लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो, द बेटर इज द फाइनेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। इसमें कैग ने यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज किया है फॉर शोइंग इट्स लो ऑपरेटिंग रेशियो। अब कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करते हुए कि आपका जो टारगेट था, टारगेट के अनुसार, बजट एस्टिमेट्स के टारगेट के अनुसार आपका ऑपरेटिंग रेशियो होना चाहिए था 92.8%, ठीक है। लेकिन जो ऑपरेटिंग रेशियो रेलवेज ने पेश किया वो था 97.29%, यानी कि आपने 97.29 पैसा स्पेंड करने के बाद यहाँ पर 1 रुपया कमाया। यहाँ पर एट द सेम टाइम अगर आप देखें, इंडियन रेलवेज को क्रिटिसाइज करते हुए कैग ने यह भी कहा है कि जो आपकी टोटल इंटरनल अर्निंग्स हैं वो ₹1,90,507 करोड़ की हैं, जबकि आपका जो इंटरनल अर्निंग्स का टारगेट था वो था 2,01,090 करोड़ का। एंड यहाँ पर जो ये इनिशियल टारगेट था, ये बजटरी टारगेट था, लेकिन जो एस्टिमेटेड टारगेट था जिसको कुछ समय बाद रिवाइज किया गया था वो थोड़ा कम था, ₹1,97,214 करोड़। लेकिन आपने बजट टारगेट को तो पूरा नहीं किया, आपने एस्टिमेटेड रिवाइज टारगेट को भी एस्टिमेट पूरा नहीं किया, और फाइनली जो आपने टारगेट पूरा किया वो काफ़ी कम था। इट वॉज वे लेस, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10,000 करोड़ का उसमें कटौती देखने को मिली थी। इसी के चलते यहाँ पे रेलवेज ने हाईलाइट किया कि आपकी जो टोटल अर्निंग्स हैं उसमें भी आपने इनफैक्ट फ्रेट एडवांस को इंक्लूड किया हुआ है, और ये फ्रेट एडवांस एक काफ़ी बड़ी रकम है जो कि रेलवेज को मिलने वाली थी फ्रॉम NTPC एंड कॉनकॉर। ये एक आगे के काम के लिए एडवांस पेमेंट जो रेलवेज को मिलने वाली थी वो असल में रेलवेज को पहले मिल गई थी। ना केवल ये 10,000 करोड़ का जो कमी है ये तो है ही, एट द सेम टाइम ये जो फ्रेट एडवांस अगर आप इसको भी कम कर दें तो शायद आपका जो टोटल इंटरनल अर्निंग्स हैं
ये और भी कम हो जाएगा। और ये टोटल फ्रेट एडवांस की फिगर क्या है इसको भी जान लीजिए। ये फ्रेट एडवांस की फिगर है लगभग 8,351 करोड़। अब आप देख लीजिए, अगर आप 1,90,507 करोड़ में से इस 8,000 करोड़ को और कम कर लेंगे तो फिगर आती है लगभग 1,82,000 करोड़ के आसपास। आपका जो टारगेट था वो 2 लाख करोड़ के आसपास का था और आपने जो इंटरनल अर्निंग्स का टारगेट मीट किया है वो 1,82,000 करोड़ के आसपास का मीट किया है। इट इज़ अ वेरी आप कह सकते हैं स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है रेलवेज की यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगेन एज आई टोल्ड यू, ये एडवांस पेमेंट एक वन टाइम चीज़ थी। इसी एडवांस पेमेंट को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं, यही चीज़ कैग रिपोर्ट ने कही है, तो आपकी जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो भी 101.77% बन जाती, जिसको आप राइट नाउ 97.29% शोकेस कर रहे हैं। दोनों चीज़ें खराब हो जाती, टोटल इंटरनल अर्निंग्स भी कम हो जाती एंड एट द सेम टाइम आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो भी बढ़ जाता। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 100 से ज़्यादा है इसका मतलब आप कंप्लीटली लॉस में चल रहे हैं। इसके अलावा केवल यही नहीं, रेलवेज को इसके अलावा भी एडवांस पेमेंट्स मिली थी, उसको भी रेलवेज ने अपने सरप्लस में शो किया। रेलवेज ने अभी तक जो सरप्लस शो किया है वो बेसिकली शो किया है ₹3,773 करोड़ के आसपास। लेकिन कैग ये बोलता है कि इसमें आपने एक तो एडवांस फ्रेट को जोड़ लिया है और इसमें आपने जो अप्रोप्रिएशन देनी थी DRF को और पेंशन फंड को वो नहीं दी है या फिर कम उसमें दी है, जिसकी वजह से आपका सरप्लस आज की डेट में लगभग 3700 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कैग ये बोलता है कि अगर आपने इन चीज़ों को इंक्लूड किया होता तो सरप्लस की जगह नेगेटिव बैलेंस होता, वो भी अराउंड 7,500 करोड़ के आसपास का। द रेलवेज हैव बीन आउटराइटली क्रिटिसाइज्ड ऑन 3 फ्रंट्स। पहला फ्रंट आपका जो इंटरनल अर्निंग्स का था, दूसरा फ्रंट ऑपरेटिंग रेशियो का था एंड तीसरा फ्रंट था आपके सरप्लस का। तीनों जगह पे यहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज रेलवेज ने अपनी बैलेंस शीट्स में यहाँ पे शो की हैं, जिसको कैग ने सीधा सीधा पकड़ा है। इसके बाद कैग ने कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी की हैं अपने रिपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि रेलवेज ने यहाँ पे एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से भी बोरोइंग की है। देखिए, रेलवेज की डील हुई थी LIC के साथ और ये डील हुई थी लगभग 2015 के आसपास की बात है। ये तय किया गया था कि रेलवेज LIC से आने वाले 5 सालों में 2015 से लेकर 2020 तक लगभग 1.5 लाख करोड़ LIC से बेसिकली रेज करने वाला है। लेकिन इसमें कितना रेज किया एग्जैक्टली? केवल 16,200 रुपए का 16,200 करोड़ जहां पे LIC के द्वारा रेज किया गया था। रीजन काफ़ी सारे रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट बेसिकली मटेरियलाइज नहीं हो पाई थी। अब जो पैसा वो LIC से नहीं अरेंज कर पाई, इसके चलते रेलवेज ने क्या किया, उसने चूज किया एक्स्ट्रा बजटरी पाथ। और एक्स्ट्रा बजटरी पाथ में उन्होंने लगभग 49,164 करोड़ का पैसा उठाया था फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मार्केट बोरोइंग्स, जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था। LIC का आपका मालूम होगा कि जो भी LIC बेसिकली जब भी एक रीफाइनेंसर की तरह काम करती है, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट कंपनीज, तो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। वहीं पर जब रेलवेज को पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मार्केट बोरोइंग्स की, जिसमें उनको ब्याज काफ़ी ज़्यादा भरना पड़ा। कहानी अगेन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बिकॉज एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स करना रेलवेज की पहली गलती थी। दूसरी गलती क्या थी कि ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सिंग से जिन प्रोजेक्ट्स को रेलवेज ने फाइनेंस किया, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर भी जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। कैग कंटिन्यूज एंड सेज कि स्क्रूटिनी नहीं हुई थी, राइट? और जब हमने उस चीज़ की स्क्रूटिनी करी तो हमको ये मालूम पड़ा कि 395 प्रोजेक्ट्स जो रेलवेज आज की डेट में चला रही है, और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि EBR से फंडेड हैं, उसमें 268 आज स्टिल इन प्रोग्रेस हैं एज ऑन 31 मार्च 2019। कहने का मतलब अभी तक लगभग 48,536 करोड़ का जो EBR फंड्स का पैसा है वो अभी भी फंसा हुआ है। एक तो आपने पहले गलती करी एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग करके, उसके बाद आपने उन प्रोजेक्ट्स को ढंग से चलाया भी नहीं। दिस इज अ डबल जेपडी विच हैज बीन कंडक्टेड बाय द रेलवेज इटसेल्फ। फाइनली यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि ना केवल अगेन इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए तीसरी गलती इसमें क्या की गई थी कि जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उठाए गए थे यूजिंग द EBR, वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि फाइनेंशियली अनवाइबल प्रोजेक्ट्स थे। फाइनेंशियली अनवाइबल प्रोजेक्ट्स वर सैंक्शनड, इसका रिव्यू सामने आया और इस फंडिंग ने ये रिवील किया कि यहाँ पर लगभग आपका अमाउंट ऑफ 15,922 करोड़ वाज इनकर्ड फ्रॉम EBR टुवर्ड्स 79 अनरेम्यूनरेटेड प्रोजेक्ट्स। एज यू कैन सी, दिस इज ओवरऑल का पूरा जो रिपोर्ट है कैग के अनुसार, उन्होंने बेसिकली डायरेक्टली कहीं पर भी रेलवेज की तारीफ नहीं हुई है। हर चीज़ में उन्होंने यहाँ पर बेसिकली निरीक्षण करते हुए इस चीज़ की आलोचना की है कि
यहाँ पर पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया, पैसा जिन सोर्सेज से उठाना चाहिए था वहाँ से नहीं उठाया गया है, एंड जिन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है वो रेम्यूनरेटिव प्रोजेक्ट्स नहीं है। फाइनली एक और चीज़ यहाँ पर बेसिकली उन्होंने एक सुझाव भी दिया है साथ में कैग ने, कि रेलवेज का आज की डेट में जो फ्रेट से पैसा आ रहा है उसमें हैवी डिपेंडेंस है कोल के ऊपर। फ्रेट के पैसे में अराउंड 47% ऑफ द टोटल फ्रेट अर्निंग्स जो हैं वो आती हैं केवल एक चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन से, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। इसका मतलब कि रेलवेज का जो विकल्प है वो प्राइवेट कंपनीज कम ले रही हैं। कोल का ट्रांसपोर्टेशन आपको मालूम है कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा होता है। सो अगर रेलवेज का यहाँ पर कंप्लीट डिपेंडेंस कोले के ऊपर है, इसका मतलब कि कल को अगर किसी तरह का शिफ्ट होता है ट्रांसपोर्ट पैटर्न में, सो आगे जाकर रेलवेज का जो फ्रेट अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो सकती हैं। सो हियर इन द कैग हैज़ गिवन अ सजेशन ऑल्सो कि आपको बेसिकली अपनी ओवर डिपेंडेंस और कोल जो है उसे कम करनी होगी, राइट। दिस इज ऑल व्हाट द कैग हैज़ टू से विद रिस्पेक्ट टू द रेलवेज। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।